हेलो मेरे एमटी फैमिली। आज मैं 2019 की कोरियन मूवी एन ओल्ड लेडी की कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ, जहाँ लगभग 70 साल की एक बुजुर्ग महिला का अस्पताल में इलाज के दौरान 29 साल का एक नौजवान लड़का बलात्कार करता है। लेकिन वो महिला बहुत बुजुर्ग है, इसीलिए पुलिस उनकी बातों पर आसानी से विश्वास नहीं करती। आखिर असली सच क्या है? क्या सच में 70 साल की उस बूढ़ी अम्मा के साथ रेप हुआ था, या वो उस 29 साल के लड़के को फंसाना चाहती है? तो कहानी के आखिर तक हमारा साथ दे, ये कहानी जरूर आपका दिल छू लेगी। अब इस कहानी का सफर शुरू करते हैं। शुरुआत एक अंधेरी रात से होती है, जहां अस्पताल में दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। सुनने में ऐसा लग रहा है कि उनमें से एक महिला मरीज है और दूसरा अस्पताल में काम करने वाला नर्स, और वो नर्स कोई आदमी होता है। उनकी बातचीत से धीरे धीरे पता चलता है कि मरीज कोई 70 साल की बुजुर्ग महिला है और शायद उसे उस मेल नर्स ने एनेस्थीसिया दिया था, ऐसा लग रहा है। असल में उस बूढ़ी अम्मा की घुटने की समस्या थी और वो नर्स उसे फिजियोथेरेपी दे रहा था। लेकिन यहाँ अजीब ये लगता है कि थेरेपी देने के लिए भी उन्हें एनेस्थीसिया देना पड़ रहा था। शायद उन्हें बहुत दर्द होता होगा। वो उस बूढ़ी अम्मा से ऐसे बात कर रहा था जैसे किसी टीनेजर लड़की से फ्लर्ट करते वक्त करते हैं। आपके पैर कितने सुंदर है, पीछे से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं लगता, अपनी उम्र से तो आप बहुत जवान लगती है। उनकी बातें सुनकर वो बुजुर्ग अम्मा असहज महसूस करती है। उनकी आवाज से हम ये साफ समझ सकते हैं, अभी तक फिल्म में ये नहीं दिखाया गया कि वो लोग क्या कर रहे हैं, बस उनकी आवाजें ही सुनाई पड़ती है। उसी से हमें अंदाजा लगता है कि 59 साल की वो बूढ़ी अम्मा भी इस उम्र में खुद को फिट रखने के लिए स्विमिंग करती है। धीरे धीरे उनकी बातें भी धीमे होने लगी। अब अगले दिन अस्पताल में वही बुजुर्ग अम्मा, जिनका नाम जियोंग है, उन्हें लेने मिस्टर डोंग नाम का एक आदमी आया है। वो भी लगभग उन्हीं की उम्र का होता है। वो जियोंग से कहता है, अकेली क्यों आई? मुझे बताना था ना, मैं आ जाता। उनकी बातों से पता चलता है कि मिस्टर डोंग और जियोंग एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दोनों पति पत्नी नहीं होते। शहर में मिस्टर डोंग की एक छोटी सी किताब की दुकान है, जिसमें जियोंग काम करती है। कुछ साल पहले डोंग के एक्सीडेंट के वक्त जियोंग ने ही उसका पूरा ख्याल रखा था, क्योंकि उस वक्त वो नर्सिंग का काम कर रही थी और उसी सिलसिले में उनकी मुलाकात हुई थी। और ये भी पता चला कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए बाद में साथ रहने लगे। लेकिन दोनों इतने सालों तक एक ही घर में साथ रहने के बाद भी उनके बीच कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना। बस दोनों अकेले थे और उन्हें एक दूसरे का साथ चाहिए था। पर दोनों सिर्फ एक दूसरे को दोस्त भी नहीं मानते थे। उनका रिश्ता कुछ अलग तरह का था, जिसमें सम्मान, विश्वास और भरोसा था। अब अस्पताल से दोनों दुकान जाते हैं, लेकिन जियोंग के चेहरे पर एक उदासी छाई हुई है। तो मिस्टर डोंग ने उससे पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा है? अब तो फॉलोअप के लिए आने की जरूरत नहीं है ना? जियोंग ने जवाब में कहा, नहीं, वैसे कुछ खास बुरी कंडीशन नहीं है। लेकिन उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि उदास और कोई तो बात है, ऐसा महसूस होता है। मिस्टर डोंग भी इसके बाद उसे कुछ नहीं कहते। अब बाद में जब दोनों ग्रोसरी मार्ट गए तो सामान लेते समय डोंग ने देखा कि जियोंग ने 2 अलग अलग रंग की जुराबें पहन रखी है। उसने मजाक में कहा, तुम तो फैशनेबल बन गई हो, मिसमैच जुराबें पहने हैं। जियोंग भी मुस्कुराते हुए बोली, ये फैशन नहीं, बल्कि मोजे में दूसरा रंग लग गया है। और फिर दोनों खूब हंसते हैं। उस दिन घर वापस आकर जियोंग की तबीयत खराब हो जाती है। वो खाना भी नहीं खाती और बाथरूम में उल्टी करती है। इसलिए मिस्टर डोंग भी घबरा कर, चलो अभी अस्पताल चलते हैं, वो बाहर खड़े दरवाजे से बार बार कहता है। लेकिन जियोंग ने अभी ठीक है कहकर मना कर दिया। फिर कुछ देर बाद जब जियोंग बाथरूम से निकली, उन्हें देख लग रहा है कि वो बहुत तकलीफ में है। डोंग उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस हो, इसीलिए हनी टी बनाकर देता है। डोंग उसकी कलाई पर पट्टी बंधी देख पूछा, क्या हुआ है यहाँ? जियोंग ने जवाब दिया, वो नर्स थोड़ा अनाड़ी था, इसीलिए सॉफ्ट एनेस्थीसिया देते समय सुई चुभ गई। इसके बाद वो लगातार ऐसी बातें करती रहती है। अपनी और डोंग की पुरानी बातों को याद कर धीरे धीरे वो ये सब मिस्टर डोंग से शेयर भी करने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने बहुत हिम्मत करके डोंग से कहा, कल मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे, क्योंकि मुझे उस नर्स के खिलाफ रिपोर्ट करनी है। जिस पर डोंग ने हंसते हुए कहा, क्यों, उसने तुम्हें सुई चुभो दी इसीलिए? लेकिन जियोंग मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं थी और फिर से सीरियस होकर पूछा, जाओगे या नहीं? अब अगले दिन पुलिस स्टेशन में, जहाँ बिना देरी के जियोंग और मिस्टर डोंग नर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुँचते हैं। डोंग काफी घबराया हुआ दिखता है। जब पुलिस जियोंग से फॉर्म भरने को कहती है तो उसे डोंग के सामने बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, इसीलिए वो कॉफी के बहाने उसे बाहर भेजती है। और उसी मौके में
वो फॉर्म पर अपने ऊपर अस्पताल के स्टाफ द्वारा उसके साथ हुए गलत व्यवहार यानी रेप हुआ है लिखती है। इसका मतलब पहले सीन में जो आवाज हमने सुनी थी वो किसी और की नहीं बल्कि जियोंग और उस मेल नर्स की थी जिसने उसे सॉफ्ट एनेस्थीसिया देकर उसके साथ गलत काम किया था। उस दिन तो एनेस्थीसिया के कारण वो कुछ कर नहीं सकी, लेकिन घर आकर भी वो इस बात को भूल भी नहीं पाई। इसीलिए उन्होंने उस नर्स के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इसी वजह से अस्पताल के आने के बाद से वो थोड़ी विचलित थी। थोड़ी देर बाद वो अपना काम निपटा कर बाहर आई, जहाँ डोंग पहले से इंतजार कर रहा था। जियोंग ने बताया, रिपोर्ट तो दर्ज हो गई है, लेकिन अब कार्रवाई के लिए पहले डिटेक्टिव केस की जांच करेंगे और उसके बाद मुझे कॉल किया जाएगा। फिर वो डोंग से, इस हफ्ते तुम्हारे स्टूडेंट की शादी है ना, मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं करूंगी। ये सुनकर डोंग, कहीं मेरा बेटा भी वहाँ आएगा इसलिए तो नहीं? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, डोंग बोला। मगर जियोंग की कोई दिलचस्पी नहीं देखकर उसने फिर उसे और फोर्स नहीं किया। इधर अब पुलिस स्टेशन में जांच शुरू हो गई है। पुलिस वाले भी इस मामले से हैरान थे क्योंकि जियोंग लगभग 70 की थी और जिस पर आरोप था वो सिर्फ 29 साल का नौजवान लड़का था। अगले दिन जियोंग से जब पुलिस ऑफिसर ने आरोपी का नाम पूछा तो उन्हें उसका नाम भी याद नहीं, लेकिन पुलिस ने जांच के दौरान पता कर लिया था कि उसका नाम जुंगहो है। नर्स के जॉब के साथ साथ वो फिजियोथेरेपिस्ट भी बन गया था। यहाँ पुलिस ऑफिसर के हाव भाव से साफ दिख रहा है कि उन्हें जियोंग की बातों पर खास यकीन नहीं हो रहा और न ही वो इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी समझ में ये बात नहीं बैठ रही थी कि एक 29 साल का युवा क्यों और कैसे 70 साल की महिला के साथ ऐसा कर सकता है। पुलिस की इन बातों से पास में बैठे डोंग को गुस्सा आने पर वो जियोंग की तरफ से होकर बोलने लगा, तो उल्टा पुलिस ऑफिसर उसके और जियोंग के बीच के संबंध के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं। डोंग भी निडर होकर बोला, मैं उसका पति तो नहीं हूँ, लेकिन हम साथ में रहते हैं। ये कहने के साथ ही एक ऑफिसर उनकी बात सुनकर मुंह छिपाकर हंसने लगा। अब मेन ऑफिसर बोला, अभी आप लोग जाइए, मैं अस्पताल के स्टाफ और जुंगहो का स्टेटमेंट लेने के बाद आपसे कांटेक्ट करूंगा। जाने से पहले जियोंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है इस केस में डोंग का नाम कहीं भी ना आए, क्योंकि वो शहर के एक सम्मानित प्रोफेसर है और सभी उनका बहुत आदर करते हैं। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा, कहकर फिर ऑफिसर ने जियोंग से पूछा, आपके पास सबूत के तौर पर कुछ है क्या? अगर उस वक्त का सीमन लगा अंडरवियर है तो वो और भी अच्छा है। कुछ देर तक जियोंग ने सोचा, फिर कहती है, हाँ है। वहाँ से वो फौरन अपनी स्विमिंग करने की जगह पर जाती है अपना अंडरवियर लेने, जो कि वो वहाँ रख कर गई थी। डोंग उसे वहाँ तक अपनी गाड़ी में छोड़ता है। जियोंग उसे समझाती है कि वो अपनी दुकान में ध्यान दे, इस केस में ना उलझे। डोंग ये सुनने के साथ जियोंग के हाथ में लगा पट्टी उतार कर देखता है कि वहाँ सुई का कोई दाग नहीं था। शायद नर्स ने जबरदस्ती करते समय कलाई पर निशान छोड़ा था, इसीलिए उसने दाग छिपाने के लिए पट्टी बांधी थी। ये देखकर डोंग का गुस्सा और बढ़ गया। अब जियोंग के समझाने पे भी वो कहाँ सुनने वाला था। उसी समय अपनी दुकान न खोलकर वो सीधे अस्पताल में जुंगहो से मिलने पहुंचा, लेकिन वहाँ पहले से ही पुलिस मौजूद थी, इसीलिए वो एक कोने से छिपकर जुंगहो को देखता है और उसे देखकर बहुत ही अचरज होती है, क्योंकि उसे देखकर तो किसी भी तरफ से उसने ऐसी हरकत की होगी ये कोई सोच भी नहीं सकता। दिखने में बिल्कुल ही सीधा साधा, मगर सच कहा जाए तो किसी इंसान का असली रूप से उसकी हरकतों को कहाँ जज किया जा सकता है। फिर भी पुलिस उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है और इस बीच जियोंग को देखते हैं जो अपने अंडरवियर लेकर घर आ चुकी है। रात को जब डोंग घर लौटा तो वो अपने कमरे में सोने का नाटक करती है। डोंग ने उसे सोता देख डिस्टर्ब नहीं किया। वो डोंग को फेस नहीं करना चाहती थी, शायद वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होगी। अगले दिन पूछताछ के लिए दोनों को बुलाया गया, क्योंकि पिछले दिन हुई पूछताछ में जुंगहो ने अपनी गलती स्वीकार तो कर ली थी, लेकिन उसकी बताई गई कहानी एक अलग ही मोड़ लेती है। उसने बताया कि उस रात जियोंग और मेरे बीच जो हुआ था वो रेप नहीं था, बल्कि दोनों की सहमति से हुआ था, यानी कि कंसेंशुअल इंटरकोर्स। मगर पता नहीं क्यों उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेन की। अगर असल में रेप ही हुआ होता तो उसी दिन जाकर शिकायत करनी चाहिए थी, 2-3 दिन बाद शिकायत क्यों की? और कहा जाए तो उन्हें वो अस्पताल मैंने ही थेरेपी के लिए सजेस्ट किया था। उनके साथ मेरी मुलाकात अस्पताल जाने से पहले ही हुई थी। घर के एक नजदीकी मार्ट में हमारी मुलाकात हुई थी, क्योंकि मैं उनके घर के पास ही अपने दोस्त के घर में रहता हूँ। हम लगभग पड़ोसी जैसे थे। ये सारी बातें सुनकर तो ऑफिसर हैरान हो गया। आज ऑफिसर ने सिर्फ डोंग को ही अकेले कमरे में बुलाकर जुंगहो की फोटो दिखाते हुए, इसे पहचानते हो? पर डोंग ने पहचानने से मना कर दिया। इसके बाद ऑफिसर ने जुंगहो की कही हर बात बताई, जिसे सुनकर डोंग भी एकदम हैरान हो जाता है।
लेकिन उन्हें उसकी कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि उन्हें जियोंग पर भरोसा था। और ये भी कि उस अस्पताल का सजेशन जुंगहो ने नहीं बल्कि जियोंग की एक दोस्त ने दी थी। वो दोनों पहले एक अस्पताल में काम किया करते थे, जो डोंगो को ये बात खुद जियोंग ने ही बताई थी। यह ऑफिसर भी इस बात पर सोचते हैं और जानकारी निकालने के लिए वो जियोंग की दोस्त को ढूंढते हुए उसके काम करने वाले पुराने अस्पताल पहुँचे जाँच पड़ताल करने, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वहाँ उसके दोस्त के नाम की कोई स्टाफ थी ही नहीं। इसीलिए अब ऑफिसर डोंग को समझाते हुए कहते हैं, शायद उम्र बढ़ने के कारण जियोंग की याददाश्त कमजोर हो गई है, कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये सुनकर डोंग को बहुत गुस्सा आ गया। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसी चीज में कोई महिला झूठ क्यों बोलेगी, और वो भी ऐसी उम्र में? और कहा जाए तो इतने सालों से वो कई सारे मर्दों की नर्सिंग करते हुए आई है। जोंगो ही झूठ बोल रहा है। डोंगो के बार बार पुलिस ऑफिसर को बताने पे भी ऑफिसर कहता है, देखिए हमें नहीं पता, पर सिर्फ उनका अंडरवियर सबूत के लिए काफी नहीं है। जोंगो के अरेस्ट वारंट निकालने के लिए हमें और ठोस सबूत की जरूरत है, और बिना पुख्ता सबूत के कोर्ट में केस टिक नहीं पाएगा। हमारी पुलिस स्टेशन की इज्जत की पूरी धज्जियां उड़ जाएगी। मगर आप लोगों का क्या जाएगा? अब यहाँ अगले दिन घर पर डोंग जियोंग को देखते हैं। उसका चेहरा फीका और थका हुआ लगता है। उसने पूछा, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने ही उस लड़के को सीड्यूस किया है? ये पूछने पर डोंग ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। दरअसल डोंग जियोंग से प्यार करने लगे थे, लेकिन वो इसे अपने मन में ही दबाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर उन्होंने ये बताया तो जियोंग उससे दूर चली जाएगी। अब अगले दिन डोंग अपने स्टूडेंट की शादी में जाने के लिए रेडी होकर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। तभी उन्हें एक कॉल आया कि कोर्ट ने जुंगहो का अरेस्ट वारंट इशू ही नहीं किया है, क्योंकि उनके पास जुंगहो के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। भारी दबाव में डोंग शादी में न जाकर सीधा जुंगहो का पता खोजते हुए उसके घर पहुंचा, लेकिन वो उसके ससुराल का पता निकला। यहाँ दूसरी ओर जियोंग भी अपने उसी दोस्त को ढूंढते हुए पहले काम करने वाले अस्पताल में पहुंची, मगर रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें किसी भी पुराने स्टाफ की जानकारी देने से मना कर दिया और उसे वापस भेज दिया। बेचारी जहाँ भी जा रही है, पर उसे जुंगहो के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे। अगर उसकी दोस्त मिल जाती और ये बात बता देती कि उसने ही उसे थेरेपी के लिए वो अस्पताल सजेस्ट किया था, तो भी केस को एक बड़ा सहारा मिलता। उसी रात डोंग को दिखाता है, जो अस्पताल के बाहर जुंगहो का इंतजार कर रहा है, और जैसे ही उसने उसे देखा, वो उसे रोककर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोंग को पहचानने से भी इनकार कर देता है। मगर उसने पुलिस के सामने तो कन्फेशन किया था कि जियोंग और डोंग को उसने साथ में मार्ट में देखा है। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। डोंग को ये बात समझ आ चुकी है। वो जुंगहो से कुछ प्राइवेट बात करना चाहता है कहकर उसे साथ में ले गया, और वहाँ उसने जुंगहो के हाथ में लेटर ऑफ एक्यूजेशन पकड़ाकर सिग्नेचर करने को कहा। तुम्हें कोर्ट में कम से कम सजा दिलाने की कोशिश करूंगा। मगर जुंगहो भी कहाँ आसानी से साइन करने वाला था। उल्टा वो जियोंग के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगा, जिससे डोंग का पारा चढ़ गया। वो जुंगहो को धमका कर कहता है, झूठ बोलेगा? तूने हमें मार्ट पे देखा है, ये नहीं बताया तूने पुलिस को? मुझे तो तूने पहचाना ही नहीं, फिर झूठ क्यों बोला? अब जुंगहो ने कहा, कैसा झूठ? अगर चाहिए तो सीसी कैमरा देख लेना, सच पता चल जाएगा। इसके बाद डोंग जुंगहो से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तूने अपने आईडी कार्ड पर अपने ससुराल का पता लिख रखा है। आज मैं वहाँ पहुँचा था और ये भी बात समझ आ गई कि तेरा ससुर भी तुझे स्वीकार नहीं करता। ये सुनते ही जुंगहो के होश उड़ गए। तुमने उनसे क्या कहा है? जुंगहो के पूछने पर मिस्टर डोंग बोला, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन अगर तूने इसमें सिग्नेचर करके अपनी गलती नहीं मानी तो आगे कुछ भी हो सकता है। तुम मुझे धमका कर ब्लैकमेल करना चाहते हो? इतना कहकर गुस्से में जुंगहो वहाँ से चला गया। इस बीच यहाँ जियोंग, जो काफी ज्यादा तनाव में थी, और घर पहुँचने पर भी डोंग घर वापस नहीं आए थे। उसे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत इकट्ठे करने थे। ऊपर से उम्र की वजह से उनके साथ गलत हुआ है, ये बात कोई मानने को भी तैयार नहीं। पता नहीं लोग क्या क्या नहीं सोचते होंगे। यही सब सोच सोच कर वो खुद फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। अब अगले दिन तक भी डोंग घर नहीं लौटे, लेकिन बाद में पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो अस्पताल में भर्ती है। जब जियोंग अस्पताल मिस्टर डोंग को देखने पहुंची तो वहाँ मिस्टर डोंग का बेटा किम मौजूद था, जिसे जियोंग कुछ खास पसंद नहीं होती। वो सीधे जियोंग से बोला, अपनी समस्याओं को लेकर मेरे बाबा को परेशान मत किया करो। तो अब जियोंग भी बिना मिस्टर डोंग से मिले वहाँ से चली गई। मेरी वजह से मिस्टर डोंग ने भी बहुत कुछ सहा है। यही सब सोचकर वो उसका घर छोड़ने का फैसला लेती है। मिस्टर डोंग जब डिस्चार्ज होकर घर लौटा
तो वहाँ उसे जियोंग कहीं नहीं दिखाई देती। बस टेबल पर जियोंग का लिखा एक नोट और पिंक कलर की शर्ट रखी है। ये कलर तुम पर बहुत जचता है, लिखा था। जियोंग अब अपने पुराने घर वापस लौट आई है, मगर यहाँ मिस्टर डोंग काफी ज्यादा परेशान था। जियोंग कहाँ चली गई उसे कुछ पता नहीं चल पा रहा और न ही जियोंग अपना फोन उठा रही है। अब मिस्टर डोंग केस के बारे में जानने पुलिस स्टेशन पहुँचे। पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है और वो जियोंग के पक्ष में है। पुलिस ऑफिसर उसी सिलसिले में उससे बात करना चाहते हैं, मगर जियोंग उनका फोन नहीं उठा रही। उल्टा वो मिस्टर डोंग से ही जियोंग की जानकारी मांगने लगे, नहीं तो ये केस फिर से प्रोसिक्यूटर के हाथ में जाएगा और फिर उसके बाद बार बार कोर्ट में आकर उन्हें लड़ना पड़ेगा। ऊपर से ऑफिसर को ये भी चिंता और डर सता रहा है कि जियोंग एंटी डिप्रेशन की दवाई भी लिया करती थी, कहीं वो कुछ गलत फैसला न ले ले। ये सब सुनकर तो मिस्टर डोंग हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उन्हें ये बात पता ही नहीं थी कि जियोंग डिप्रेशन की शिकार है। इसीलिए वो अब जियोंग के काउंसलर से मिलने गया। काउंसलर मिस्टर डोंग के सामने जियोंग की निजी बातें तो नहीं बताती, लेकिन ये जरूर कहती है कि उसे चीजें भूलने की आदत नहीं है। बस अगर ये दवा लंबे समय तक ली जाए तो याददाश्त कमजोर हो सकती है, इसलिए उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब रात में मिस्टर डोंग जियोंग की केस स्टडी कर रहे थे, तभी वहाँ उसका बेटा किम भी आया और समझ गया कि उसके बाबा की सारी टेंशन का कारण जियोंग ही है। वो अपने पिता से कहता है कि आपने कभी मेरे बारे में सोचा, यहाँ तक कि क्या आप माँ को भी याद नहीं करते या सब भूल चुके हैं? घर पे तो आपने मेरे और माँ की कोई यादें ही नहीं रखी है, आपको बस वही चाहिए ना? मिस्टर डोंग ने कहा, वो सारी बातें छोड़ो, तुम तो वकील हो ना। एक निर्दोष इंसान के साथ गलत काम हुआ है। पॉलीग्राफी रिपोर्ट भी साबित करती है कि उसने सच कहा था। फिर भी कोर्ट ने उस अपराधी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या सिर्फ इसीलिए कि पीड़ित कोई जवान लड़की नहीं बल्कि एक बूढ़ी महिला थी? न्याय तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना? मिस्टर डोंग के कहने पर किम बोला, बाबा आपको भले उन पर विश्वास है, लेकिन कोर्ट सबूत मांगता है और मैं उस इंसान के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा जिसने मुझे आपसे दूर कर दिया। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं और गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। बेटे के जाने के बाद मिस्टर डोंग उदास मन से सोचने लगा, ना तो मैं एक अच्छा पति बन पाया, ना पिता। अब अगले दिन जियोंग को देखते हैं, उसके कंधे में दर्द है, इसलिए वो अपनी एक पुरानी कलीग से मिलने अस्पताल जाती है। बात करते हुए वो कलीग बोली, तुम मेरे सजेस्ट किए हुए अस्पताल ही गई थी ना फिजियोथेरेपी के लिए? ये सुनकर जियोंग तो शॉक्ड ही हो गई, क्योंकि उन्हें तो लगता था कि उसकी पुरानी किसी दोस्त ने सजेस्ट किया था, पर असल में तो सजेस्ट उस कलीग ने किया है। जियोंग समझती है कि शायद वो चीजें भूलने लगी है, जो कि लंबे समय तक एंटी डिप्रेशन दवाई लेने से हो सकता है। फिर कुछ देर बाद कुछ तो उन्हें याद आया कि पिछले क्रिसमस पर उसकी मुलाकात मार्ट में जुंगू से हुई थी। जुंगू ने ये बात तो सच कही थी, लेकिन उसने फिजियोथेरेपी के लिए अस्पताल सजेस्ट नहीं किया था। अब जब वो घर वापस लौटी तो उन्होंने अपने दोस्त को एक पुलिस ऑफिसर से बात करते हुए देखा, जो जियोंग को ही खोज रहा था। ऑफिसर उसे कल पुलिस स्टेशन आने की रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन जियोंग जाने को राजी नहीं होती, क्योंकि अब उन्हें कानून से मदद की कोई आशा नहीं रही। वो ऑफिसर से बोली, अगर मैं जवान होती तो अभी तक वो अपराधी जेल में होता, है ना? लेकिन एक बूढ़ी की आवाज में किसी को सच नजर नहीं आया। क्या बलात्कार सिर्फ जवान औरतों के साथ होता है? क्या हम जैसी बूढ़ी औरतें पीड़ित नहीं हो सकती? कुछ तो ना बूढ़ी औरतों को छोड़ते हैं और ना ही बच्चों को। मैं अब उस आदमी का घिनौना चेहरा तक नहीं देखना चाहती। मेरा केस वापस ले लो। इसके बाद ऑफिसर तुरंत मिस्टर डोंग को फोन कर जियोंग के बारे में बताता है और वो भी तुरंत जियोंग से मिलने वहीं आ पहुंचा। पता चला कि जियोंग ने फिर से नर्सिंग का काम शुरू कर दिया है, जिसे सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो उसे समझाते हैं, इस उम्र में फिर से ये काम करना बहुत मुश्किल है, चलो घर चलते हैं। कितना समझाने पर भी जियोंग कहती है, यही मेरा काम है, कम से कम मुझे इज्जत से तो बचने दो, और मिस्टर डोंग से विदा लेकर अंदर चली गई। अगले दिन जियोंग को पुलिस स्टेशन जाना था। जुंगहो तो पहुंच चुका था, लेकिन जियोंग अभी तक नहीं आई थी, इसीलिए उसे लेने ऑफिसर उसके घर तक भी जाते हैं। लेकिन बताया गया कि वो सुबह ही कहीं निकल गई। इधर मिस्टर डोंग भी जियोंग का दिया वही पिंक कलर का शर्ट पहने तैयार होकर बैठा है, क्योंकि आज मामले पर एक बड़ी सुनवाई होने वाली है। लेकिन जियोंग का तो कहीं अता पता ही नहीं। फिर कुछ देर बाद दिखाया गया कि जियोंग मिस्टर डोंग के बेटे किम से मिलने आई है और उसे वो पता देने को कहती है, जहां मिस्टर डोंग उस दिन हादसे से पहले जुंगहो के परिवार से मिलने गए थे, क्योंकि जियोंग को ये बात पता चल चुकी थी।
उसने भी जियोंग को वो पता दे दिया। अब इसके कुछ देर बाद किम की अपने बाबा मिस्टर डोंग से मुलाकात होती है और उसने जियोंग से मिलने की बात उन्हें बता दी। शायद उसके मन भी जियोंग के प्रति थोड़ी सहानुभूति जन्मी होगी, जिस कारण वो जियोंग के केस के बारे में अपने दोस्तों से भी सलाह मशवरा करता है। यहाँ दूसरी तरफ जियोंग अब पुलिस स्टेशन न जाकर सीधे जुंगहो के ससुराल जा पहुंची, जहाँ वो जुंगहो की गर्लफ्रेंड और उसके सास ससुर को देखती है। जब वो वहाँ अपनी बात रखने की कोशिश करती है, तभी उनकी नजर जुंगहो की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड पर पड़ी, जिनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। ये देखकर जियोंग असहज होकर फौरन वहाँ से निकल जाती है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही सामने से आती कार में जुंगहो से उनकी फिर एक बार मुलाकात होती है, जो पुलिस स्टेशन से सीधे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। जुंगहो भी उसे देखकर गाड़ी से उतरता है और गुस्से में कहाँ से आ रही हो पूछ जबरदस्ती उनका बैग छीन कर देखने लगा। शायद वो कोर्ट से मिले लेटर ऑफ एक्यूजेशन को ढूंढ रहा था। तभी जियोंग बोल उठी, तुम जो ढूंढ रहे हो वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो तो मैं तुम्हारे ससुराल वाले को देकर आ चुकी हूँ। यानी कि जुंगहो की गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट देखने के बाद भी उन्होंने हिम्मत कर जुंगहो के बारे में सब कुछ बता दिया था। अब इसके बाद दृश्य जुंगहो के घर का दिखाया गया, जहाँ जुंगहो के ससुर उसका सारा सामान जला देते हैं और सभी वहाँ रो रहे होते हैं, क्योंकि जुंगहो ने उनकी बेटी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ये देखकर पहली बार जुंगहो की आंखों में डर, हताशा और साथ ही उसका घमंड चूर चूर होता देखते हैं। शायद अब जाकर उसे सच में अपनी गलती का एहसास और पछतावा हो रहा है, क्योंकि उसका पूरा परिवार बिखर चुका था। गुस्से में जियोंग को धक्का देकर वो वहाँ से चला गया और शायद अब वो ये सारी बातें अपनी जिंदगी में तो कभी भूल नहीं पाएगा। यही जियोंग का जुंगहो के खिलाफ सबसे बड़ा बदला था, उसकी जिंदगी को बर्बाद करना, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि कानून उसकी मदद नहीं करेगा। अब शायद वो चाहती थी कि पूरी दुनिया को भी उसकी कहानी का सच पता चले, इसीलिए वो जुंगहो के नाम के साथ ही अपनी कहानी कागज पर लिखकर उसके बहुत सारे फोटोकॉपीज निकालती है और फिर ऊपर छत जाकर वो कागज वहीं पर छोड़ आती है और इसके बाद वो सभी कागज हवा में धीरे धीरे उड़ने लगे और इसी दृश्य के साथ ये दिल छूने वाली कहानी भी यही खत्म हो जाती है और जाते जाते एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या कानून के नजर में सब बराबर है? आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें और हाँ, हाइप कमेंट्स में हमें पॉइंट्स जरूर दे, ताकि हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।